दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की नाक में दम करने वाला शख्स ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जिससे पूरा विश्व कांपता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार 10 साल तक दुनिया भर में उसे ढूंढने के बाद अमेरिकी कमांडोज ने उसे कैसे, कहां और किस तरह से मारा? यह कहानी है उस शख्स की जिसने इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया और फिर उस खतरनाक ऑपरेशन की जिसने उसकी कहानी का अंत किया। यह एक ऐसी दास्तान है जिसमें विश्वासघात, साजिश, डर और आखिरी लड़ाई का पूरा खेल है। तो बैठिए, क्योंकि यह यात्रा है अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर पाकिस्तान के एक कैद खाने जैसे घर तक की। ओसामा बिन लादेन का जन्म सन 1957 में सऊदी अरब के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक मशहूर बिल्डर थे जिनका रॉयल फैमिली से गहरा ताल्लुकात था। ओसामा के पास बचपन से ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके सोचने का तरीका दूसरे अमीर बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसे अपने देश और धर्म के प्रति गहरा लगाव था। उसकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। यह घटना ओसामा को इतनी चुभ गई कि उसने अफगानिस्तान जाकर सोवियत सैनिकों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वह वहां मुजाहिदीन के साथ मिलकर लड़ा। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अमेरिका भी मुजाहिदीन की मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ को रोकना चाहता था। ओसामा को अमेरिका से हथियार और पैसे मिलते थे। वह तब अमेरिका का एक तरह से अच्छा दोस्त था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सन 1990 में जब सोवियत संघ हारकर अफगानिस्तान से वापस चला गया तो ओसामा एक हीरो की तरह सऊदी अरब लौटा, लेकिन उसके मन में एक नई सोच पनप रही थी। उसे अमेरिका की मध्य पूर्व की पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, खासकर तब जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और अमेरिका ने अपने सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात कर दिया। सऊदी अरब में इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना हैं, और ओसामा को एक गैर मुस्लिम देश के सैनिकों का अपनी पवित्र भूमि पर होना अपमानजनक लगा। उसने सऊदी सरकार को अमेरिकी सैनिकों को हटाने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद ओसामा का गुस्सा सऊदी सरकार और अमेरिका दोनों पर बढ़ता गया। उसे सऊदी अरब से निकाल दिया गया और वह सूडान चला गया। वहीं पर उसने एक नई संगठन की नींव रखी जिसका नाम था अल-कायदा। इसका मतलब था आधार। इस संगठन का उद्देश्य था अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ दुनिया भर में जिहाद छेड़ना। ओसामा ने अमेरिका पर हमले करने की अपनी प्लान को धीरे धीरे अंजाम देना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि अमेरिका मध्य पूर्व से अपनी सेना वापस ले और इस्लाम के खिलाफ अपनी पॉलिसी बदले। वह अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया था जो दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसके दिमाग में कुछ ऐसा रचा जा रहा था जिसकी कल्पना भी उस समय किसी को नहीं थी। ओसामा बिन लादेन ने अल-कायदा की स्थापना के बाद अमेरिका के खिलाफ अपनी नफरत को एक खतरनाक रूप देना शुरू कर दिया। सन 1996 में उसने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए एक फतवा जारी किया। इसमें उसने अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब से निकालने और इराक पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। उसने अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन करार दिया। इसके बाद अल-कायदा ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए। सन 1998 में पूर्वी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक थे। इन हमलों के बाद अमेरिका ने ओसामा को एक गंभीर थ्रेट मानना शुरू कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उसे पकड़ने के लिए कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता था। सन 2000 में यमन के तट पर अमेरिकी वॉरशिप USS कोल पर एक आत्मघाती बोट अटैक हुआ, जिसमें 17 अमेरिकी नाविक मारे गए। इस हमले की भी जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली। इन सभी घटनाओं से ओसामा का आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। वह समझ गया था कि अमेरिका को चोट पहुंचाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा,
ऐसा हमला जिससे अमेरिका की छाती में दर्द हो और दुनिया भर में उसकी ताकत का पता चले। उसने अपने कुछ बेहद करीबी साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देना था। इस प्लान का मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद, जो अल कायदा का एक शीर्ष कमांडर था। उनकी योजना था अमेरिका के घरेलू हवाई यातायात का इस्तेमाल करके उसके प्रतीकात्मक इमारतों पर हमला करना। ओसामा ने इस प्लान को मंजूरी दी और उसे अंजाम देने के लिए अपने सबसे वफादार और तैयार लोगों को चुना। ये लोग थे मोहम्मद अट्टा, मारवान अल शेही, जियाद जर्राह और हनी हंजूर जैसे पायलट, जिन्हें अमेरिका में फ्लाइट ट्रेनिंग दिलाई गई थी। ये सभी लोग आम नजरों में बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके मन में एक खतरनाक साजिश पक रही थी। ओसामा और उसकी टीम ने इस हमले को बहुत ही सटीक तरीके से प्लान किया। उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया, हवाई जहाजों के रूट से लेकर उन्हें हाईजैक करने के तरीके तक। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्हें इस हमले की तारीख और स्थान का कोई सटीक पता नहीं था। ओसामा और उसकी टीम अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। दुनिया को जल्द ही एक ऐसा दिन देखना था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए काला दिन कहलाएगा। 11 सितंबर सन 2001। यह दिन अमेरिका और दुनिया भर के लिए कभी न भूलने वाला दिन बन गया। इस दिन सुबह की चुप्पी को एक भयानक आवाज ने तोड़ दिया। अल कायदा के उन्मादी आतंकवादियों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उस दिन 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1177 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1975 और 53 को हाईजैक कर लिया गया। इन हवाई जहाजों को उड़ाने वाले पायलट वही लोग थे जिन्हें ओसामा की टीम ने तैयार किया था। सुबह लगभग 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन महज 17 मिनट के बाद सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1975 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा गया। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। दोनों टावरों में आग लग गई और धुआं ऐसा उठा कि पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोग इमारतों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 ने वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर हमला कर दिया, जो अमेरिकी सैन्य मुख्यालय है। चौथा हवाई जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 53, जिसका शायद टारगेट व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग था, वह अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। इस हवाई जहाज के यात्रियों को हाईजैकिंग के बारे में पता चल गया था और उन्होंने आतंकवादियों से लड़ने का फैसला किया। उनकी वीरता की वजह से यह हवाई जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें हवाई जहाजों में सवार यात्री, इमारतों में काम करने वाले लोग और बचाव कार्य में जुटे फायरमैन और पुलिसमैन शामिल थे। यह अमेरिकी धरती पर हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ जंग करार दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस हमले के पीछे है, चाहे वह कोई भी हो, अमेरिका उसे बख्शेगा नहीं। सभी उंगलियां ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल कायदा की ओर थीं। ओसामा ने इन हमलों की जिम्मेदारी तुरंत तो नहीं ली, लेकिन कुछ दिनों बाद एक वीडियो मैसेज में उसने कहा कि यह हमला अमेरिका की मध्य पूर्व की पॉलिसी का नतीजा है। अब अमेरिका के सामने एक ही टारगेट था, ओसामा बिन लादेन को जीवित या मृत पकड़ना। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वहां की तालिबान सरकार ओसामा को शरण दे रही थी और उसे अमेरिका को सौंपने से इनकार कर रही थी। दुनिया भर में ओसामा की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन वह फिर से गायब हो गया था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से हमला कर दिया। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों की सेना ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उनका मुख्य मकसद था ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के दूसरे नेताओं को पकड़ना
और अफगानिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ होने से रोकना। अमेरिकी सेना ने जल्द ही तालिबान को काबुल से भगा दिया, लेकिन ओसामा और उसके करीबी साथी अभी भी लापता थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस को उम्मीद थी कि ओसामा अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके टोरा बोरा में छिपा हुआ है। टोरा बोरा एक ऐसी जगह थी जो पहाड़ों से भरी हुई थी और वहां कई सुरंगें और गुफाएं थीं जो सोवियत अफगान जंग के दौरान मुजाहिदीन ने बनवाई थीं। दिसंबर सन 2001 में अमेरिकी सेना ने टोरा बोरा पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। उन्हें विश्वास था कि इस बार ओसामा उनके हाथ से नहीं बचेगा, लेकिन यहां पर एक बड़ी गलती हुई। अमेरिकी सेना ने ज्यादातर अफगानी सैनिकों पर भरोसा किया जो जमीनी स्तर पर लड़ रहे थे। ओसामा और उसके साथी इन पहाड़ों की राहें अच्छी तरह जानते थे। वे रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से होते हुए पाकिस्तान की सीमा में समा गए। कहा जाता है कि कुछ अफगानी कमांडर्स को ओसामा ने पैसे देकर रिश्वत दी थी, जिससे वह आसानी से भाग निकला। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। ओसामा फिर से उनकी पकड़ से निकल गया था। टोरा बोरा की इस नाकामयाबी के बाद ओसामा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। वह लगभग 10 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज CIA और FBI उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ओसामा ने इन 10 सालों में कोई वीडियो मैसेज भी नहीं भेजा, जिससे लोगों को लगने लगा कि शायद वह मर चुका है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह कहीं छिपा हुआ है और एक दिन फिर से सामने आएगा। इस बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना बनाए रखी और तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। ओसामा की तलाश में अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन वह एक कहावत की तरह बन गया था, ढूंढने वाले को उसकी परछाई भी नसीब नहीं हुई। लेकिन CIA के एक दल ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वे जानते थे कि ओसामा जैसा शख्स अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी। उन्होंने ओसामा के करीबी सहयोगियों और उसके परिवार के सदस्यों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि ओसामा अपने से बहुत दूर नहीं जाएगा, वह कहीं ऐसी जगह होगा जहां वह सुरक्षित महसूस करे। उनकी यही मेहनत आखिरकार रंग लाई और उन्हें एक ऐसी लीड मिली जिसने ओसामा के छिपने के रहस्य को उजागर कर दिया। ओसामा बिन लादेन की तलाश में CIA को एक बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें ओसामा के सबसे विश्वसनीय कुरियर का पता चला। इस कुरियर का नाम था अब्बू अहमद अल कुवैती। यह वही शख्स था जो ओसामा के लिए मैसेज और पैसे पहुंचाता था। CIA को उस पर नजर रखने में कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें पता चल गया कि अब्बू अहमद कहां रहता है और कहां जाता है। सन 2010 में CIA के एजेंट्स ने पाकिस्तान के शहर पेशावर में अब्बू अहमद को ट्रैक किया। वे उसके पीछे लग गए और उन्हें पता चला कि वह एक खास इलाके में जाता है। यह इलाका था अब्बोटाबाद, जो पेशावर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। अब्बोटाबाद एक छोटा शहर था जहां पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा बेस भी था। यह जगह ओसामा को छिपने के लिए सबसे अनोखी जगह लग सकती थी, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के बेस के पास रह रहा होगा। जब CIA ने अब्बोटाबाद में अब्बू अहमद के ठिकाने को ट्रैक किया तो उन्हें एक बहुत ही संदिग्ध कंपाउंड दिखाई दिया। यह एक बड़ा सा घर था जिसके चारों ओर 12 फुट की ऊंची दीवारें थीं और उस पर कांटेदार तार लगे हुए थे। घर में कोई इंटरनेट या फोन कनेक्शन नहीं था। घर के अंदर रहने वाले लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते थे और न ही वे किसी से बात करते थे। वे अपना कूड़ा करकट भी खुद जला देते थे। यह सब कुछ एक नॉर्मल घर के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। CIA के एजेंट्स को शक हुआ कि इस घर में कोई बड़ा फिश है। उन्होंने इस कंपाउंड की सैटेलाइट इमेजेस और अन्य इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया। उन्हें पता चला कि इस घर में एक ऐसे शख्स के साथ उसका परिवार भी रहता है जो कभी बाहर नहीं आता। इस शख्स की पहचान के लिए CIA ने कई तरह के तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। फिर भी उनका मानना था कि यह शख्स ओसामा बिन लादेन ही हो सकता है। CIA ने इस जानकारी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने रखा। व्हाइट हाउस में कई बैठकें हुईं। कुछ लोगों को लगा कि इस कंपाउंड पर हमला करना जोखिम भरा है, क्योंकि अगर यह ओसामा नहीं निकला तो यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक शर्मिंदगी होगी,
खासकर पाकिस्तान के साथ। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह ओसामा को पकड़ने का सबसे सुनहरा मौका है और इसे खोना नहीं चाहिए। आखिरकार राष्ट्रपति ओबामा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस कंपाउंड पर एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी नौसेना की एक खास टीम सील टीम 6 को तैयार किया गया। यह टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन और खतरनाक कमांडोज में से एक मानी जाती थी। अब सिर्फ वक्त का इंतजार था जब ये कमांडोज अब्बोटाबाद के उस कंपाउंड में 10 साल बाद ओसामा की तलाश को खत्म करने जाएंगे। 2 मई सन 2011 की रात पाकिस्तान के शहर अब्बोटाबाद में एक ओर तो लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को खत्म करने के लिए एक खतरनाक मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। अमेरिकी नेवी के सील टीम 6 के 20 कमांडोज 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टरों में सवार होकर अफगानिस्तान से उड़ान भरकर पाकिस्तान की सीमा को पार कर अब्बोटाबाद पहुंचे। उनका टारगेट वही संदिग्ध कंपाउंड था जहां ओसामा बिन लादेन के होने का शक था। रात को 1 बजे के करीब ये कमांडोज उस कंपाउंड के ऊपर पहुंचे और रस्सियों की मदद से नीचे उतरे। उन्होंने तुरंत घर को चारों ओर से घेर लिया। घर के अंदर रहने वाले लोगों को जब तक कुछ समझ में आता, कमांडोज ने घर के मुख्य द्वार पर विस्फोट करके उसे तोड़ दिया और अंदर घुस गए। घर के नीचे की मंजिल पर कमांडोज को अब्बू अहमद अल कुवैती और उसके भाई मिले। दोनों ने कमांडोज पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कमांडोज ने उन्हें जवाब देते हुए दोनों को मार गिराया। इसके बाद कमांडोज ऊपर की मंजिल पर गए जहां ओसामा का परिवार रहता था। वहां उन्होंने ओसामा के बेटे को भी मार दिया। फिर वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में था। जब कमांडोज उस कमरे में घुसे तो ओसामा की पत्नी ने उनके सामने आकर खड़ी हो गई। शायद वह ओसामा को बचाना चाहती थी, लेकिन कमांडोज ने उसे एक तरफ धकेल दिया। इसके बाद ओसामा ने अपने पास रखी एक राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक सील कमांडो ने उस पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उसके सिर में और दूसरी उसकी छाती में लगी। इस तरह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी, जिसकी तलाश में अमेरिका 10 साल से जूझ रहा था, वहीं ढेर हो गया। कमांडोज ने ओसामा की डेड बॉडी की पहचान करने के लिए उसके फेस की फोटोग्राफ खींची और उसकी हाइट को मेजर किया। उन्होंने उसकी डीएनए सैंपल भी ली, जिसे बाद में वेरीफाई किया गया और पुष्टि हुई कि यह ओसामा बिन लादेन ही था। कमांडोज ने घर से कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और यूएसबी ड्राइव्स को भी अपने साथ लिया, जिसमें अल कायदा की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी होने की उम्मीद थी। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कमांडोज उस कंपाउंड से वापस लौटे। वापसी के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन कमांडोज सुरक्षित रहे और उन्होंने दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से वापस अफगानिस्तान के अपने बेस पर पहुंचे। ओसामा की डेड बॉडी को अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि उसके शव को कब्र में दफनाना नहीं है, क्योंकि उसकी कब्र आने वाले समय में आतंकवादियों के लिए एक प्रेरणा स्थल बन सकती थी। इसलिए इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार उसके शव को अरब सागर में पानी में प्रवाहित कर दिया गया। अगले दिन 2 मई सन 2011 की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को इस खबर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है और न्याय हुआ है। इस खबर को सुनकर अमेरिका में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 9/11 के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इस बात से थोड़ी राहत मिली कि उनके बच्चों के कातिलों को सजा मिल गई। इस तरह ओसामा बिन लादेन की कहानी का अंत हुआ, लेकिन आतंकवाद का खतरा आज भी दुनिया पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, यह थी उस दास्तान का अंत जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जो एक समय में डर का पर्याय था, आखिरकार इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन क्या इस कहानी का अंत यहीं है? शायद नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक इंसान या संगठन नहीं, बल्कि एक विचार है, और विचारों से लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपके ख्याल में ओसामा को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था
या उसे मार दिया जाना ही सही फैसला था? अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़कर उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इतिहास की इस रोचक और सनसनीखेज कहानी से रूबरू कराइए। और हां, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी ही दुनिया भर की छिपी हुई रहस्यमयी कहानियां, जहां से हम जानेंगे हिस्ट्री के उन पन्नों को जिन्हें हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। चाहे वो जासूसी की दुनिया हो, ग्रेट वॉर्स के राज हों, या फिर उन अनोखे इंसानों की कहानियां हों जिन्होंने अपने एक फैसले से दुनिया को बदल दिया। तो बस फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।